स्ट्रोक प्रीमेच्योर डेथ और डिसेबिलिटी का सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है। इंडिया में हर 40 सेकंड में एक पेशेंट को स्ट्रोक होता है और हर 4 मिनट में एक पेशेंट की स्ट्रोक से डेथ होती है। स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में खून की नस में ब्लॉकेज आ जाती है, तो एक नस तो जो हमारी हार्ट से ब्लड लेके ब्रेन तक जाती है, या ब्रेन के अंदर कोई भी छोटी मोटी नस जो है वो ब्लॉक हो जाती है और उसकी वजह से ब्रेन के उस पार्ट में खून की सप्लाई रुक जाती है। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में जो खून की नस है वो फट जाती है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अब इन दोनों ही कंडीशन में ब्रेन के जिस भी पार्ट में इवेंट होता है तो ब्रेन का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है और वो पार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। अब माइनर स्ट्रोक में तो पेशेंट पूरी तरह रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर कोई मेजर स्ट्रोक हुआ है तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी रह ही जाती है। किसी के फेस टेढ़ा हो जाता है, किसी के हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है, स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है या बैलेंस में इशू आने लगते हैं। तो ये चीज़ें पूरी तरह कई बार रिकवर नहीं होती। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन, या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम कुछ जो भी फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है उस पर काम करें, जिससे कि स्ट्रोक का रिस्क कम से कम रहे। तो ऐसे कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब है जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें है एज। एज जैसे जैसे बढ़ती है स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। जेंडर, फीमेल पेशेंट में स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी कम होती है, मेल में ज़्यादा होती है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री। तो जिन भी पेशेंट की फैमिली में किसी को स्ट्रोक या हार्ट अटैक हुआ है तो डेफिनेटली उसमें स्ट्रोक होने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। चौथा है जेनेटिक फैक्टर्स। अब जेनेटिक फैक्टर्स तो हमारे हाथ में है नहीं, उनको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। उसके बाद होते हैं कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो कि हमारे हाथ में होते हैं और जिनको मॉडिफाई करके हम स्ट्रोक का रिस्क कम से कम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। देखिए, हाइपरटेंशन स्ट्रोक होने का सबसे बड़ा मेजर रीजन है। मैंने कई पेशेंट को बोलते हुए सुना है कि हमारा तो कितने सालों से जो है बीपी इतना ही रहता है, कभी कमी नहीं हुआ। तो देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे एक्सरसाइज से हो, या खाने में सॉल्ट इंटेक के कमी करने से हो। तो बीपी नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है शुगर या डायबिटीज़। अब कई लोग अपनी शुगर चेक कराते हैं, तो जिस दिन शुगर चेक करानी होती है उस दिन रात को मीठा या जो भी चीज़ें हैं ऐसी जिससे शुगर बढ़ती है वो कम लेते हैं कि जिससे शुगर कम आए, और HbA1c का तो उनको पता ही नहीं होता। तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ क्योंकि अपने हाथ में, हम इसे कंट्रोल करके स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि जो एक्सरसाइज वगैरह पेशेंट नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो डेफिनेटली उनको एक्सरसाइज पे काम करना चाहिए। एक्सरसाइज के बारे में मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको कम करने की कोशिश करें डाइट से और एक्सरसाइज से। और इसके अलावा स्मोकिंग में देखिए 2000 केमिकल्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग प्लीज़ छोड़ दीजिए। अल्कोहल का इंटेक कम से कम रखें। और उसके बाद आती है एक्सरसाइज। ब्लड वेसल्स में नाइट्रस ऑक्साइड नाम के केमिकल के सिक्रीशन को बढ़ाती है, जिससे कि उनकी वॉल स्मूथ होती है और उसमें जो क्लॉट्स बनते हैं वो कम से कम बनने लगते हैं। ये हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। शरीर में जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके लेवल को बढ़ाती है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसको कम करती है। इसके अलावा ये प्लेटलेट फंक्शन को इम्प्रूव करती है। जैसे इस्चेमिक स्ट्रोक में हम ब्लड थिनर देते हैं तो उसका भी वही काम होता है कि वो प्लेटलेट के फंक्शन को कम करती है, जिससे कि क्लॉटिंग नहीं होती। और इनफैक्ट ये एक्सरसाइज की वजह से टीपीए लेवल भी शरीर में बढ़ता है। टीपीए वही केमिकल है जो कि जब इस्चेमिक स्ट्रोक होता है तो हम पेशेंट को इंट्रावेनस देते हैं कि जिससे क्लॉट जो है डिजॉल्व हो जाए। तो ये एक नेचुरल टीपीए की तरह काम करती है। इसके अलावा इनडायरेक्ट वे में एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर, शुगर, फैट और ओबेसिटी को कम करके स्ट्रोक का रिस्क कम से कम करती है। तो अगर हम ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर पे काम करें तो डेफिनेटली स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। और अगर कुछ होगा भी स्ट्रोक तो चांसेस हैं कि मेजर स्ट्रोक ना हो के वो एक माइनर स्ट्रोक ही रह जाए, और जिससे कि पेशेंट पूरी तरह रिकवर हो जाए। तो आप कोशिश करें इन सब फैक्टर्स पे काम करने की,
खुद भी समझें और अपने फैमिली मेम्बर को भी सेंसिटाइज करें, जिससे कि ये घातक बीमारी का इंसिडेंस कम से कम रहे। धन्यवाद।